एजाज अहमद जी, जी सर। आपका मैंने देखा है, आपका ये पहली बार पहले भी आ चुके हैं आप तो। जी सर। अपने बड़ा बढ़िया आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है। आपको सुबोध कॉलेज से आपने 71% जी सर। बीए किया है। एमए नहीं किया आपने, है ना? वर्तमान में कर रहा हूँ सर मैं। एमए कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस में सर। वेरी गुड। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस? सर पॉलिटिकल साइंस वो विधा है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति और समाज का राजनीतिक सिद्धांतों के साथ व्यवहारात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि हाँ, एक ऐसे सिद्धांतों का समूह है जिनका राजनीति से सरोकार है और जो कि तर्क तर्क के साथ रखे जाते हैं, जिनका एक वैज्ञानिक आधार होता है, इसलिए इसको आप राजनीति विज्ञान कहा जाता है सर। कोई एक परिभाषा बता सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की? स्पेसिफिक सर मैं यदि कहूँ तो राजनीति के जो सिद्धांत हैं उनके समुच्चय का अध्ययन करने के विधा के रूप में सर राजनीति विज्ञान को जाना जाता है। क्योंकि सर ये एक सामाजिक विज्ञान है, विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके जो सिद्धांत है उनको प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं किया जा सकता सर। अच्छा, तो फिर पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स क्या है? फिर पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है? सर पॉलिटिकल साइंस की जो भी सिद्धांत है, यदि उनका व्यवहारात्मक पहलू का यदि धरातल पर उनको उपयोग किया हाँ, जाता है विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो वो उसका व्यवहारिक पक्ष जो है वो सर राजनीति है सर। अब आपको मैकियावेली पढ़ा है आपने? जी सर, इतने विस्तार से तो नहीं सर। मैकियावेली के अनुसार नैतिकता क्या है? राजनीति में नैतिकता का क्या अर्थ है? समझ जाऊंगा सर, मैकियावेली के अनुसार मुझे कोई बात नैतिकता नहीं, का हमारे यहाँ अर्थ। 4 वर्ण व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था, जी सर। है ना? प्लेटो ने भी नागरिक के लिए कुछ चीजें जरूरी जी की सर। थी। तो प्लेटो के अनुसार कौन नागरिक हो सकता है? समझ जाऊंगा सर, मैं एग्जैक्टली अभी से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। तीन तीन वर्गों में प्लेटो ने बांटा ना समाज को। वो कनेक्ट होना था अभी। जी जी सर, एक तो उन्होंने क्षेत्रीय वर्ग बताया था, हाँ? एक उन्होंने उत्पादक वर्ग बताया था, और एक और सर उन्होंने एक वर्ग बताया था जिसके द्वारा उन्होंने न्याय की संकल्पना दी थी सर। ये 3 वर्ग बनाने के क्या आधार थे प्लेटो के? सर एक न्याय की जो समुचित व्यवस्था है समाज में उसको स्थापित करना चाहते थे, ताकि वो कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत था उसके आधार पर समाज में एक न्याय की जो समुचित व्यवस्था है वो प्रतिष्ठापित हो सके, इसका उनका मुख्य ध्येय था सर। बहुत बढ़िया। तो प्लेटो की जो सामाजिक व्यवस्था है और हमारी जो चार चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, उसमें क्या अंतर नजर आता है आपको? सर मूलतः दोनों में मैं ज्यादा अंतर नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि दोनों ही चूंकि कर्म के आधार पर बांटते हैं समाज को और कार्य विशेषीकरण पर बल देते हैं। चूंकि हमारी जो परंपरागत जो वर्ण व्यवस्था है वो वंशानुगति या जन्म पर आधारित नहीं थी, वो कर्म पर ही आधारित थी। उसी प्रकार से प्लेटो। तो जी सर। प्लेटो 3 भागों में बांटता है, और चौथे जो बच गए, जो न तो साहस वाले हैं, न बुद्धि वाले हैं, न तृष्णा वाले हैं, जी सर। तो बाग में बचे हुए लोगों का क्या क्या कहता है प्लेटो? उनके बारे में क्या विचार करता है? सॉरी सर चौथे मुझे हैं? सॉरी सर मुझे। प्लेटो से उसके शिष्य ने सवाल पूछा ना जी सर। कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सिटी स्टेट, सॉरी सर। नगर राज्य में। जी सर। पॉलिटिकल साइंस तो आपने बीए में पढ़ी है, वहां भी आपने थॉट पढ़े हैं। जी सर, मैंने प्लेटो को इतने विस्तार से अध्ययन नहीं किया सर, समझ जाऊंगा सर। चलो अच्छा, तो फिर मुझे आप राज्य की परिभाषा बता दें। जी सर, वर्तमान में सर राज्य के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें एक भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए सर, और सरकार, और सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है सर वो संप्रभुता है सर। वर्तमान में इन 4 तत्वों के माध्यम से किसी राज्य का निर्माण होता है सर। 1 मिनट ना। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। है? नो नो, नो क्लेम। अभी मत करना फोन, मुझे आवे ना, मैं आई एम बिजी फॉर सम टाइम। यस, तो ये किसकी परिभाषा है? सर विद्वान का नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं है सर, लेकिन ये 4 तत्व। जी सर। आपने कहा कि वर्तमान में राज्य की ये परिभाषा है, तो भूतकाल में क्या थी? भूतकाल में सर जो एक संप्रभुता का जो तत्व था उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा की जाती थी सर, लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया उसके माध्यम से सर। कहाँ आप कोई उदाहरण दे सकते हैं संप्रभुता के बिना कोई राज्य रहा हो? लेकिन सर जी सर, लेकिन सर वर्तमान में जो संप्रभुता है उसका कहीं ना कहीं बहुत अधिक उस पर बल दिया जाता है, उस संदर्भ में सर मेरा कहना। चलिए, इसको आप स्पष्ट करें। और जी सर। मुझे बताइए कि राज्य के साथ साथ एक टर्म है राज्य, ये शब्द क्या है? राज्य का क्या? सॉरी सर मैं राष्ट्र, समझ नहीं पाया नेशन। सर, एक बार रिपीट करेंगे? नेशन का क्या? जी जी सर। सर जी सर, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य या किसी प्रकार की परंपराओं से जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से आपस में समूह के रूप में रहते हैं तो वो राष्ट्र का निर्माण करता है सर। जैसे उदाहरण के लिए भारत स्वतंत्रता से पूर्व एक राष्ट्र था, क्योंकि सब लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात वो एक राज्य या देश का रूप धारण करता है सर।
आज आज क्या भारत राष्ट्र नहीं है? जी सर, भारत निश्चित तौर पे एक राष्ट्र है सर। तो फिर आप स्पष्ट करें ना कि राज्य और राष्ट्र क्या होते हैं। और राष्ट्र तो हमेशा जिंदा रहता है। जी सर, बिल्कुल सर। राष्ट्र तो उस समय भी था जब राज्य की संकल्पना नहीं थी। जी सर। तो इसको स्पष्ट करें आप, इसको और पढ़े अच्छे से, ठीक है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अपने देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति का अधिकार है? जी सर। ठीक ना? तो वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? सर आर्टिकल 356 है सर, जिसमें कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी भी प्रदेश के अंदर। और सर इसके लिए संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है वो एक मुख्य आधार है सर। इसके अलावा कौन सी धाराएं हैं? सर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए सर आर्टिकल 352 है सर, और वित्तीय आपातकाल के लिए आर्टिकल 360 है सर। पूरा जानकारी मेरे ख्याल से नहीं है। फिर 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है सर। और 359? सर ये मुझे ध्यान नहीं है सर अभी। चलो कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं कि भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जी ठीक है। जी तो संविधान में कई सारी चीजें हमने विदेशों से ली। जी सर। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया? सर ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है सर हमने। और मूल अधिकार? ये भी सर हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया सर। अच्छा, और ऐसी कोई चीज बताएं आप, जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सर मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया सर। ये क्या है शक्ति पृथक्करण जिसको भारत के संविधान में स्वीकार किया गया है? जी सर, भारत के संविधान में सर अनुच्छेद 50 में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है सर। इसके अंतर्गत यदि सरकार के जो तीनों अंग होते हैं यदि अपने दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करेंगे तो एक संविधान की जो मूल भावना है उसका आदर हो पाएगा सर। मोंटेस्क्यू भी यही कहते थे कि जिस प्रकार से सर शासक है, शासन के जितने भी अंग हैं, यदि वो अपने शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करेंगे तो सर एक समुचित व्यवस्था का निर्माण होगा सर। चलो, अभी अपने यहाँ पर पंचायत समितियों के और जिला परिषद के चुनाव रहे। जी सर। ठीक है। तो राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं? सर 352 पंचायत समितियां। सॉरी सर, 352 तो कम है। 352 पंचायत समितियां सर, और 11,000 नहीं पंचायत सॉरी सर, शायद मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ अभी। चलो, पंचायत समितियों ये प्रति जिला परिषद में लगभग। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ अच्छा, ठीक है मैम, थोड़ा बिजी हूँ मैं अभी, है ना, अभी फोन नहीं करें प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि प्रति जिला परिषद लगभग कितनी पंचायत समितियां होती हैं? एक जिला परिषद में लगभग कितनी पंचायत समितियां होती हैं? सर राजस्थान। जी सर, हमारे भरतपुर जिले के अंदर तो सर 12 पंचायत समितियां हैं सर, और एग्जैक्टली सर प्रति जिलावार से मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, प्रति जिला नहीं, मतलब लगभग कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी है? चलो कोई बात नहीं। एक पंचायत समिति में कितनी पंचायतें हैं? लगभग कितनी पंचायतें होती हैं? सॉरी सर, ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होता है सर, बाकी सर मुझे जानकारी नहीं अभी सर इस बात। अच्छा, इतिहास की जानकारी तो है ना, आपने पढ़ा है? जी सर। जी सर। तो भरतपुर में एक वो थे एजीजी, एजेंट टू क्या नाम, पॉलिटिकल एजेंट थे भरतपुर के। जी सर। इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की सिफारिश की थी। जी सर। सॉरी सर, मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। अच्छा। लेकिन सर, जी सर। हाँ, अनुमान लगा रहे हैं? नहीं सर, 1857 की क्रांति के समय के एजीजी का नाम तो सब मुझे याद है सर। एजीजी तो एक ही होता था राजस्थान में। हाँ सर, लेकिन उस समय जो मेयो कॉलेज के समय सर मुझे अभी ज्ञात नहीं है सर। मेयो कॉलेज कब बना था? सर आई थिंक 1870 में इसकी स्थापना हुई थी सर। और शुरू कब हुआ? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी। अच्छा, एक सवाल महाराणा सांगा के बारे में। आपके भरतपुर क्षेत्र से महाराणा सांगा का क्या संबंध था? सर महाराणा सांगा जी के द्वारा खानवा का युद्ध हमारे रूपवास तहसील के अंदर ही लड़ा गया था सर, जो कि बाबर के विरुद्ध उनके द्वारा लड़ा गया था सर। और उसमें सर बाबर ने अपनी जो मुगल साम्राज्य की स्थापना में जो अंतिम परिणति जो रूप दिया था वो खानवा के युद्ध के पश्चात ही हुआ था सर। उनकी स्मृति में वहां पर एक पनोरमा बनाया गया है। जी सर।
कौन सी तहसील में और कहां पर बनाया गया है? सर इस बारे में मुझे ध्यान नहीं है सर इस। अच्छा, उनके साथ में जो मुस्लिम सेनापति थे उनका क्या नाम था? सर हसन का मेवाती जी सर। उनकी भी वहां मूर्ति लगाई है बड़ी जोरदार, जी बयाना सर। के आसपास, कहीं ध्यान आ रहा है? नहीं सर, सॉरी सर। अरे, आपने इंटरेस्ट ही नहीं लिया इन चीजों पर? नहीं सर, मुझे पैनोरमा के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी सर, एग्जैक्टली कौन सी अच्छा जगह पर है सर। बाकी भरतपुर में लगाई गई सर, इस बारे में जानकारी थी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये हिजरी संवत जो है ना, जी सर। ये कब शुरू हुआ? सर 622 ईस्वी में सर। कुछ लोग तो कुछ और बताते हैं, आगे बताते हैं। जी सर, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है सर, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ जब अपना प्रस्थान करते हैं सर, तब वो हिजरी संवत की जो शुरुआत मानी जाती है वो सर तभी से मानी जाती है सर। लोग उसको 632 बताते हैं, ऐसा क्यों? सर शायद हजरत अली से जोड़कर कुछ लोग उसको देखते हैं, सिया समुदाय के लोग, लेकिन सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो 622 ईस्वी है सर हिजरी संवत का। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल ये बताएं जी कि ये जो आरएएस ऑफिसर बनते हैं, इनको जी 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जी सर। तो इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होता है, उसको क्या कहते हैं? सर HCM रीपा है सर, जयपुर के अंदर, हरीशचंद्र माथुर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर में सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एजाज खान जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। लोहिया साहब। जी जी सर। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते एजाज जी, आवाज आ रही है? जी सर। एजाज जी, आपका दूसरा मौका है? जी सर। ओके, चलिए थोड़ा सा बिहार चुनावों के बारे में बात करते हैं। जी सर। थोड़ा बताएं मुझे, क्या रिजल्ट हुए हैं बिहार चुनाव के? सर एनडीए जो है सर 125 सीटों के साथ जो गठबंधन था वो विजयी हुआ है सर, और 110 सीटों के साथ जो यूपीए गठबंधन था सर वो दूसरे स्थान पर रहा है सर। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नीतीश कुमार जी ने 7वीं बार शपथ ली है सर कल ही। तो यूपीए था या महागठबंधन था? यूपीए तो नहीं है वहां अस्तित्व में। हाँ सर, महागठबंधन था, जो कि यूपीए के जो मुख्य जो घटक दल थे उसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस उसमें सम्मिलित थी सर। ओके, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? सर 19 सीटें मिली सर कांग्रेस को। 19 सीटें मिली। क्या परसेंटेज रहा जीत का? सर उन्होंने 70 सीट लड़ी थी सर, और जिसपे कि 14 से 2/7% रहा सर इसमें। ओके, वेरी गुड। सबसे ज्यादा बीजेपी का रहा है शायद? नहीं सर, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं, मैं जीत का प्रतिशत पूछ रहा हूँ, जितनी सीटों पे चुनाव लड़ा हो, जितने जीते उसमें प्रतिशत पूछ रहा हूँ। संभवतः सर लेफ्ट का रहा है, क्योंकि उन्होंने 40 सीटों पे लड़ा था सर, और उन्होंने लगभग आधी सीटें जीती। उसमें कम तो बीजेपी ने लड़ा था, 50% का, तो बीजेपी का तो और ज्यादा है। आवाज आ रही है सर, कोई बीच में जी जोगेंद्र जी, फतेह मीना जी, आप लोग अपने ऑडियो बंद कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों के। जी जोगेंद्र जी, आप भी बंद करें। जी सर, एक बार रिपीट करेंगे आप? जी आज बताएं। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो 50% हुआ उनका जीत का रेशियो, लेकिन बीजेपी का तो उससे ज्यादा है। 74 सीटें जीते हैं, एक 148 पे तो नहीं लड़े थे चुनाव। जी सर, निश्चित तौर पे सर, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, तो क्या देखते हैं आप, कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं आप देश में? सर मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में जो काफी निराशाजनक परिणाम आए सर कांग्रेस पार्टी के लिए, और उसके जो मुख्य कारण है सर वो अधिक सीटों पर लड़ना, लेकिन जो संगठनात्मक ढांचा था वो मजबूत नहीं हो पाना था सर। और मूलतः जो शीर्ष नेतृत्व था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उनके द्वारा अधिक रुचि और ऊर्जा के साथ प्रचार नहीं किया गया सर। जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़े थे सर, उतनी अधिक उनके द्वारा चुनावी सभाओं को भी संबोधित नहीं किया गया सर। अभी उनके जो सहयोगी दल है उनके द्वारा भी इसी प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं सर। नहीं, केवल बिहार की बात नहीं है, और जहां जहां उपचुनाव हुए वहां भी कांग्रेस एक तरह से खत्म ही रही। जी सर। सर मुझे तो ओवरऑल में बात करें, क्या भविष्य दिख रहा है आपको देश की राजनीति में कांग्रेस का? सर अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सर काफी कोशिश करनी पड़ेगी सर। विशेष तौर पर जो कांग्रेस कार्य समिति है उसके पुनर्गठन की बात हो, चाहे वो नए अध्यक्ष हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी नियुक्ति हो, और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना हो सर। और मुख्यतः सर जो पुराने लीडर्स हैं जिनका की जनाधार नहीं है, फिर भी उनको एक महत्वपूर्ण पदों से विभूषित किया गया है सर, कहीं ना कहीं उसको एक नई पीढ़ी के अंतराल से भरने की आवश्यकता है सर। मतलब आपका इशारा कहीं राहुल गांधी की तरफ तो नहीं है? सर ये उनके राजनीतिक दल का अंदरूनी विषय है, लेकिन फिर भी सर मंथन होना चाहिए प्रत्येक पार्टी के अंदर, और चूंकि वो मुख्य विपक्षी दल है तो एक लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की एक आवश्यकता बहुत आवश्यक है सर। नहीं, परिवारवादी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक परिवार के नाम पे पूरी पार्टी चल रही है, उसने डुबा दिया है, तो आप सहमत हैं इस बात से या नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे।
मुझे लगता है कि सर जो कि कांग्रेस पार्टी का जो विपक्षी दल है उनके द्वारा जो लगातार इस प्रकार की जो बातें की गई वो कहीं ना कहीं जनमानस को स्पर्श तो की है सर, उसका परिणाम तो निकल के आया है सर। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजों को इस दाग को हटाने के लिए, इस प्रकार के आक्षेपों को हटाने के लिए सर कांग्रेस पार्टी को काफी प्रयास करने की आवश्यकता है सर। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर ही हैं कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने भी फिर स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस पुनर्विचार करे, उसे तो हारने की जैसे लत सी लग गई है। तो क्या कहना है इस बारे में आपका? जी सर, काफी हद तक ये बात सही है, क्योंकि सर काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर ये अंदरूनी खींचतान चल रही थी और लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक जो स्थायी अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए और जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन निरंतर मिल रही हारों के पश्चात भी इस प्रकार का देखने को नहीं मिला सर, इसलिए इस प्रकार के वक्तव्य समक्ष आ रहे हैं सर। अच्छा, चलिए, और एक पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप आपकी बात? सर उन्होंने काफी वोट परसेंटेज बढ़ाया है सर, और लगातार उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लगातार कहना था कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं और जो नीतीश कुमार जी की 7 निश्चय योजना है उसके वो विरोध में है। और लेकिन उनको सीटें नहीं मिली सर, एक सीट से उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि सर अगले चुनावों में उनके वोट प्रतिशत के आधार पर उनके भविष्य की काफी प्रबल संभावना है सर। नहीं, लेकिन अब जो उनके पिताजी मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे, तो ये तो उस गुण को तो कम से कम नहीं दिखा भी इनमें वर्तमान अध्यक्ष में। जी सर, आपने सही कहा, लेकिन सर चिराग पासवान जी का ये कहना था कि उनकी जो मूल प्रतिद्वंदिता है वो नीतीश कुमार जी के साथ है। वो उनको मानते हैं कि जो लगातार बिहार से जो पलायन हो रहा है उसके लिए वो जेडीयू को जिम्मेदार मानते हैं और वो एक सत्ता परिवर्तन और बदलाव के लिए इस चुनाव में जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना था सर। और उन्होंने बाद में जो परिणाम आए उसके बाद में उन्होंने यही कहा कि भाजपा को मजबूत करना ही उनका ध्येय था, जिसमें कि वो सफल रहे हैं सर। नहीं, ये तो नकारात्मक राजनीति है कि हम भी डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे वाली स्थिति। तो आपको लग रहा है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है ऐसा? सर उन्होंने लगातार ये जीतने के लिए प्रयास किया था, जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स थे उनके विरोध में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन डॉक्यूमेंट था उसके आधार पर उन्होंने अपने मत भी मांगे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हुई सर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोजपा ने जितना भाजपा को जिताने में मदद की उससे कहीं ज्यादा जो एक वो मुस्लिम लीडर हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े करके बीजेपी की ज्यादा मदद की चुनाव जीतने में? सर कहीं ना कहीं सर ये बात सत्य भी है, और लेकिन भारतीय लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो सर उन्होंने भारतीय लोकतंत्र का जो ये अधिकार है उसका उपयोग किया है सर। और लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चूंकि सर वो सीमांचल का इलाका है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी अधिक है, तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनकी जो उनमें मतों में सेंध लगाने का काम तो जरूर किया है सर। चलिए, और एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बिहार में विपक्ष कह रहा है कि जनादेश को शासनादेश में बदल दिया गया, इसलिए उन्होंने शपथ ग्रहण का भी बहिष्कार कर दिया। क्या मतलब है इस बात का, जनादेश को शासनादेश में बदलना? जी सर, ये मनोज झा जी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है सर। उनका कहना है कि लगातार जो विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे, रोजगार, पलायन, शिक्षा, सिंचाई, पढ़ाई, तो इन पर जब अब सरकार के से इन पर सवाल किए जाएंगे, लेकिन जोड़ तोड़ के द्वारा चूंकि नीतीश कुमार जी के द्वारा नीतीश कुमार को जनता के द्वारा नकार दिया गया, लेकिन फिर भी वो कम सीटों के साथ में मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, तो ये जनादेश का अपमान है। क्योंकि दोनों, हालांकि गठबंधन को जरूर अधिक सीटें मिली हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री वो फेलियर रहे सर, ऐसा उनका मानना है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। राजेश सर। जी सुन पा रहे हैं? जी सर। आपकी हॉबी है राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना। जी सर। राष्ट्रीय मुद्दों पर ही क्यों, क्षेत्रीय मुद्दों पर क्यों आप बहस नहीं करते या चर्चा नहीं करते? सर बचपन से ही सर मुझे अलग अलग स्थानों पर रहने का अवसर मिला सर, और विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों को भी देखने का अवसर मिला सर। लेकिन मेरी रुचि मुख्यतः राष्ट्रीय राजनीति में अधिक रही सर, क्योंकि प्रारंभ से ही सर मेरा राजनीति विज्ञान में भी अधिक रुचि रही थी, और इसी क्रम में सर लगातार बचपन से इस प्रयास को फॉलो करते हुए सर मेरी राष्ट्रीय राजनीतिक विषयों में रुचि बनती चली। राजनीति के अलावा कौन कौन से मुद्दों पर आप चर्चा करना पसंद करेंगे? सर सामाजिक विषय हैं सर जिन पे भी चर्चा करना मुझे ठीक लगता है सर, महिलाओं से जुड़े हुए विशेष तौर पे मुझे सर। आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है, तो अचानक थोड़ा सा बदलाव आया है, एक दो दिन से सर्दी अधिक हो रही है। जी सर, क्या कारण है इसका? सर मुख्यतः मौसम वैज्ञानिक इसका मुख्य जो कारण मान रहे हैं वो लालिना को मान रहे हैं सर। और लालिना चूंकि सर इस समय जब लालिना का जो प्रभाव बढ़ती हवाएं चलती है, जिसके माध्यम से जो सर्दी का जो तापमान है वो नीचे गिरने लगता है सर।
अच्छा, ये बताइए, अल नीनो और ला नीना, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता सर? है? अल नीनो का अर्थ जो होता है सर, वो क्राइस्ट शिशु होता है सर, और ला नीनो का स्पेनिश शब्द है सर। अच्छा, आपने अभी पश्चिमी विक्षोभ इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। जी सर, वो भी एक कारक है सर। भूमध्य सागर से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं सर, और उनके द्वारा भी लगातार जो जिनको मावट के रूप में हमारे राजस्थान के अंदर जाए, इसमें बढ़ोतरी की गई है सर। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ बनते कैसे हैं, थोड़ा सा इनका बनने का जी सर, ये चक्रवातीय रूप में बनते हैं सर भूमध्य सागर के अंदर, और ये वाताग्र है सर। जब उष्ण और जो शीतोष्ण उष्ण और जो शीतोष्ण हवाएं होती हैं, इसके बाद इनका निर्माण होता है सर। अच्छा, आज न्यूज़पेपर में रामसर साइट के बारे में कुछ आया है। रामसर साइट्स क्या होती है? सर, ईरान के शहर रामसर के अंदर जो वेटलैंड साइट्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं, उनके संरक्षण की बात की गई थी सर। 2 फरवरी संरक्षित करने का प्रावधान किया गया था सर। और वर्तमान में सर जो लोनार झील है सर, बुल्डाना जिले महाराष्ट्र की, उसको नए रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया। राजस्थान में कोई रामसर साइट के बारे में जी सर, राजस्थान के प्रदेश के अंदर सर दो रामसर साइट है सर। एक सांबर झील है और दूसरा सर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है सर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? सर एग्जैक्टली डेट याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, जी सर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? जी सर, बताएंगे उसके बारे में कुछ? सर, ये ब्रिक्स की मीटिंग है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसको संबोधित करेंगे सर, और जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सर मेजबानी कौन कर रहा है इस सदस्य है सर? संबोधित सर रूस, मैं श्योर नहीं हूँ सर इसमें। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में बताइए। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? सर ब्रिक्स में सर ब्राजील है, रसिया है सर, इंडिया है, चाइना है सर, और साउथ अफ्रीका है सर। अच्छा, भारत इसमें कब शामिल हुआ था ब्रिक्स में? क्षमा चाहूंगा सर, मुझे डेट अभी ध्यान नहीं है सर। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ये बता पाएंगे? जी सर, शायद 2009 में सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर इस पे। अच्छा, एक बैंक भी है ब्रिक्स देशों का? जी सर, उसके बारे में बताइए। सर, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है सर, और ये ब्रिक्स देशों के लिए अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में विकास के लिए और आधारभूत संरचना के लिए सर ये ऋण देने का काम करता है सर। अच्छा, इसका बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? संभवतः सर बीजिंग में सर, मैं श्योर नहीं हूँ इस पे। अच्छा, ब्रिक्स के अलावा भी 2 अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्चुअल मीटिंग्स होनी है। जी सर। एक तो हो चुकी है अभी हाल ही में, जी कुछ दिन पहले। वो किसकी हुई थी? सर वो एससीओ की मीटिंग थी सर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी सर, और इसके बाद सर G20 की मीटिंग होने वाली है सर। अच्छा, G20 जो मीटिंग होगी, वो उसका मेजबानी कौन कर रहा है अभी? सऊदी अरब कर रहा है सर उसकी मेजबानी। अच्छा, G20 इसके बारे में बताइए कुछ। सर ये एक समूह है, इसका निर्माण 1999 में किया गया था सर, यूरोप की जो आर्थिक मंदी आई थी उससे उभरने के लिए। इसमें यूरोपियन यूनियन भी सर सम्मिलित है सर, और उसके अलावा सर इसमें 19 देश इसमें सम्मिलित है सर। गुड। ये बताइए, आज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े एक निर्णय लिया है। जी सर। क्या है वो निर्णय? सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके विषय में पढ़ा है सर। अच्छा जी सर। ये स्टेच्यू ऑफ पीस, जी सर, ये भी अभी चर्चा में। कहाँ पर है ये स्टेच्यू ऑफ पीस? सर ये जैतपुरा गांव पाली में है सर, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ई लोकार्पण किया है सर। और ये जैन मुनि श्री विजय वल्लभ जी सुरेश्वर जी महाराज की स्मृति में लगाया गया सर, उनकी 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अच्छा, एक और न्यूज है कि भारत अभी डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है, पड़ोसी देश जो चीन है उसके अलावा। ये डंपिंग ग्राउंड क्या होता है? जी सर, मैं आपकी अनुमति हो तो सर इसमें मैं प्रयास कर सकता हूँ सर। इसका अर्थ वस्तुओं के जो निर्यात, जो सस्ती वस्तुएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बाजार के ऊपर एकाधिकार रूप
लेती जा रही है सर। इसके कारण सर, और हमें इसके लिए हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है, ताकि हम जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, इसलिए लगातार हमें अपनी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाना पड़ता है सर। इसके कारण इस वक्तव्य को दिया गया है। बात बताइए जिनके कारण डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है भारत। जैसे सर चाइनीज खिलौने हैं सर, और हार्ले डेविडसन बाइक है सर, और ये कुछ उदाहरण है सर जिनके द्वारा इसे समझा जा सकता है। बाइक डंपिंग ग्राउंड में एक रोल रखता है सर, उसकी कीमत काफी कम होती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा लगातार इस पे डंपिंग ड्यूटी लगाने के कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है सर। अच्छा, चलिए राजस्थान जीके से कुछ बताइए आप। जी सर। मेंस में रहा है, प्री में भी रहा है आपके राजस्थान जीके। जी सर। वकील रिपोर्ट्स, जी वकील रिपोर्ट्स क्या थे सर? ये मुगल दरबार को राजपूताना के राज्यों के द्वारा लगातार अपने दरबार की गतिविधियों के संबंध में दी जाने वाली सूचनाएं थी सर, जिनको वकील रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये जो वकील राजदूत नियुक्त होते थे, ये राजपूत राज्य की तरफ से होते थे या मुगल दरबार की तरफ से होते थे? सर, ये संभवतः राजपूत राजाओं के जो ही प्रतिनिधि होते थे, उनके दरबार में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, वो ही इनको लिखता था सर। ये बताइए, वकील रिपोर्ट से राजपूतों और मुगलों के अलावा कौन से लोगों के बारे में, शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में अधिक। अच्छा, एक ये बताइए, अभिनव भारत समिति। जी सर। राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। जी सर। अभिनव भारत समिति, इसके बारे में कुछ बताइए सर। जी सर, ये वीडी सावरकर जी की जो सभा थी, उनसे प्रेरित होकर बनाई गई थी ये जी सर। हाँ बताइए, सही बता। तो उनके जो संस्था थी, उसका ही एक शाखा के रूप में राजस्थान में इसका निर्माण किया गया था सर। और ये केसरी सिंह बारट जी के द्वारा, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, उन्होंने इसका गठन किया था सर। अच्छा, कब हुई थी इसकी स्थापना, बता पाएंगे? क्षमा चाहूंगा सर, मुझे इसकी डेट याद नहीं है। अच्छा, राजस्थान में एक प्रथा थी, त्याग प्रथा। क्या थी ये त्याग प्रथा? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली इसको अभी मैंने इसको पढ़ा है सर, लेकिन अभी ध्यान नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। महाराणा कुंभा को वैसे सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन आप उनकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में बता पाएंगे? जी सर, उन्होंने सर सारंगपुर का युद्ध लड़ा था सर 1437 के अंदर, जिनमें उन्होंने मालवा के महमूद का निर्माण भी कराया था सर। उसके बाद सर जो चंपानेर की संधि हुई थी गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य, उसको उन्होंने विफल करते हुए सर उनको भी सर उन्होंने पराजित किया था। और ये दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिनमें से उनकी सैनिक उपलब्धि के बारे में जाना जा सकता है सर। और आवल बावल की संधि में भी सर उनकी जो कूटनीति है उसको समझा जा सकता है सर। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न मेरा, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं। जी सर। कॉलेज बंद है। जी सर। एक कहीं डेटा सामने आया था, पढ़ा था मैंने, कि जो स्कूल कॉलेज बंद है उनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को, या जो विद्यार्थी हैं उनको नुकसान है। ये नुकसान स्थायी है या फ्यूचर में अस्थायी रूप से है? इसके बारे में बताइए कुछ। सर निश्चित तौर पे सर, जो शिक्षण संस्थान बंद है उससे जो एक सीधा एक साक्षात्कार होता है सर एक अध्यापक और शिष्यों के बीच में, वो नहीं हो पाता है सर। लेकिन लगातार सरकार का संदर्भ में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, रोकना चाहूंगा, मैं आर्थिक संदर्भ। सर जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंदर जो भी लोग यदि शिक्षण संस्थान बंद रहते तो विभिन्न प्रकार की जो उनकी गतिविधियां हैं वो भी संचालित नहीं हो पाती, समय पे एडमिशन नहीं हो पाते सर। इसके कारण जो कहीं ना कहीं लोग अपने रोजगार के लिए जुड़े होते हैं सर, उसका भी काफी हानि उठानी पड़ती है सर। अच्छा, आपने बहुत ही चाह रहा था वो उत्तर नहीं मिला, फिर भी ठीक है जी। उपाध्याय सर, समीक्षा कीजिए सर। जी, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको थोड़ी कम जानकारी है। मैंने एक दो सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे। इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है, जो सामान्य इतिहास है, जो सामान्य आदमी को भी, जो नौकरी नहीं करता है उसको भी है। तो भारतीय इतिहास के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप बढ़ाएं। जैसे अभिनव भारत के बारे में आपसे पूछा अभी, अभिनव भारत के सदस्य, इसके अलावा अभिनव भारत के सदस्यों के लिए एक शर्त अनिवार्य रखी गई थी कि वे कर्मा करेंगे और हल्दी घाटी का तिलक लगा के आएंगे, उन्हीं को सदस्य बनाया जाएगा। ये सब जानकारी आपको बतानी चाहिए थी। आखिरी शब्द ऐसा जोड़ देते हैं जो आपके उत्तर से संबंधित नहीं होता है, तो इसलिए जैसे मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा वर्तमान में राज्य, वर्तमान में राज्य तो राज्य है ना, वर्तमान में हो चाहे भूतकाल में हो चाहे भविष्य में हो, राज्य की परिभाषा तो वही रहेगी। शब्दों का चयन करते समय आप ध्यान रखें। और वैसे ओवरऑल
आपका जीके थोड़ा सा कमजोर लगा मुझे। आपने चुनाव के विश्लेषण की जानकारी अच्छी थी मेरे हिसाब से। बाकी तो सर अपने आप को अपडेट करें। बाकी आपका जनरल जो आपका टर्नआउट है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो अच्छी है। थैंक यू ठीक सर। है, तो कुल मिलाकर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। आप और थोड़ी सी तैयारी करें। जी सर, मैं सुधार करूंगा सर। बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी एजाज जी, बिल्कुल ओवरऑल अच्छा है आपका। और जो सर ने कहा बिल्कुल, अब वो वर्तमान में सुन रहा था कि वर्तमान समय में राज्य, आपने कहा तो सही बात है कि राज्य की तो जो परिभाषा 2000 साल पहले थी, आज भी वही परिभाषा है। जी सर। संप्रभुता हमेशा से एक अनिवार्य तत्व रहा है राज्य का, वो कभी भी हो। जी ऐसा सर। नहीं है कि पहले कम बल देते थे आज ज्यादा बल देने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि जी सर। हॉबी भी आपकी वही है और जी आपका सर। एकेडमिक भी वही है, जी सर। तो उससे जुड़ी सारी जानकारियां हों। बाकी हाँ, न्यूज़पेपर वो जो राजनीतिक मुद्दे थे, चुनाव, वो तो आपने लगभग अच्छे जवाब दिए हैं, तो ओवरऑल अच्छा है आपका। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इनको और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए इनको। जी सर, थैंक यू सर। जी जी एजाज जी, जी सर। ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैंने, जी सर। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, अच्छी जानकारी है ज्योग्राफी की। पॉलिटी का सर ने बता ही दिया है, और राजस्थान जीके में थोड़ा सा वीक लगे आप, लेकिन आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा है। प्रश्न अगर उत्तर नहीं दे पाते हैं तो भी आपका आत्मविश्वास डगमगाता नहीं है, असहज नहीं होते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको सभी पक्षों को मजबूत करना पड़ेगा, चाहे इकोनॉमी हो, करंट हो, ठीक है, बायोडेटा हो, वर्तमान मुद्दे हो, ठीक है, बाकी हमने बता ही इस दिया, पे काम करूंगा ठीक है। सर। तो इन चीजों को सुधार कीजिए बिल्कुल, और थैंक यू सर। शुभकामनाएं थैंक यू सो आपको। मच।